आज का टॉपिक है फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर. तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी विस्कोसिटी, देन स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, streamlined and turbulent flow, critical velocity, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन. तो बर्नौलीज थ्योरम पढ़नी है और एप्लीकेशन में सिर्फ डिवाइसेस के नाम हमें पढ़ने हैं जो बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है. ठीक. तो पहला आता है कि आइडियल लिक्विड क्या चीज होती है. तो देखिए दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है फॉर अ लिक्विड टू बी एन आइडियल, दैट इज जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी. देखिए कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कंप्रेस होना. तो ऐसा लिक्विड जो कंप्रेस ना हो सके उसको हम कहेंगे जीरो कंप्रेसिबिलिटी. विस्कोसिटी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट हम थोड़ा सा इसका रिव्यू बता देते हैं. विस्कोसिटी किसी लिक्विड का वो गुण होता है जिसकी वजह से उसकी डिफरेंट लेयर रिलेटिव मोशन का विरोध करती है. ठीक है. द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय विच द टू एडजेसेंट लेयर अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. तो अगर कोई लिक्विड जीरो कंप्रेसिबिलिटी है और उसकी विस्कोसिटी जीरो है तो वो आइडियल लिक्विड कहलाएगा. नेक्स्ट आते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो. इसे लैमिनर फ्लो भी कहते हैं. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, अगर हम डायग्राम से समझें तो मान लीजिए एक लिक्विड है और किसी पाइप से गुजर रहा है, पाइप मोड़ा हुआ है. तो पाइप के 3 पॉइंट है पाइप के अंदर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. अब कोई लिक्विड इस तरीके से फ्लो करे कि उस लिक्विड का हर एक मॉलिक्यूल जो एक रेखा में, एक लाइन में, वो इन्हीं पॉइंट से गुजरे, मतलब अपने पाथ को आगे वाले पाथ के साथ मैच करे. मतलब पीछे वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल के साथ उसी पॉइंट से गुजरे. तो ऐसे मोशन को कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन. तो देखिए, तो स्ट्रीमलाइन मोशन क्या सिलेबस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है. व्हेन अ लिक्विड फ्लोज सच दैट ईच पार्टिकल पासिंग अ सर्टेन पॉइंट follows the same path as the preceding particle. preceding का मतलब आगे वाला पार्टिकल. which pass the same point, मतलब इस तरीके से लिक्विड के पार्टिकल चले कि हर पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करे जिस पाथ से वो गुजर रहा था. द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन एंड द पाथ इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन. उस फ्लो को कहते हैं स्ट्रीमलाइंड फ्लो और उस पाथ को कहते हैं स्ट्रीमलाइन पाथ. नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो. देखिए पहले सिंपल सा हम लोग समझ लेते हैं टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा. स्ट्रीमलाइन फ्लो तब होगा जब लिक्विड की वेलोसिटी सिर्फ इतनी हो कि हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से के साथ चले, टकराए ना. अगर हम पाइप को छोटा कर दें और स्पीड बढ़ा दें तो पार्टिकल को या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा. ठीक, रास्ता कम होगा तो मॉलिक्यूल टकरा के गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ने लगेंगे. तो लिक्विड का इस तरीके का मोशन जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे सर्कुलर पाथ बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. सो व्हाट इज द टर्बुलेंट फ्लो. देखिए, in this type of flow the particle of a liquid follow independent path as such intermining of two or more layers take place. In this case the velocity of particle at a point is time independent and velocity gradient is not constant. velocity gradient अभी हम लोग आगे देखेंगे. सिंपल लैंग्वेज में, when a liquid flows in such a way that the particles, each particle having its independent path, that is called turbulent flow. अब turbulent flow कब होता है और कब तक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ये डिपेंड करता है लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी पर. सो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. तो देखिए, दैट वेलोसिटी at which or after which the streamline motion of a liquid is lost and the liquid flows in turbulent, that is called critical velocity. If all the particles of a liquid passes through a particular point in the tube move along the same path, the flow of the liquid is called streamline flow. This occurs only when the velocity of flow of liquid is below a certain limiting value of critical velocity. वो वेलोसिटी जिससे नीचे
किसी लिक्विड का मोशन स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहे उसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। When the velocity of flow exceeds the critical velocity, जब लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाती है, द फ्लो इज नो लॉन्गर स्ट्रीमलाइन बट बिकम्स टर्बुलेंट। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हेन द लिक्विड फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। सो सिंपल लैंग्वेज में हम ये लिख सकते हैं व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड क्रॉसेस अ सर्टेन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, द स्ट्रीमलाइन मोशन कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो। अब क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है और रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? तो क्वेश्चन रेनॉल्ड्स नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए किसी लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग विस्कोसिटी देखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? ईटा। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डी क्या है? डायमीटर ऑफ द पाइप। तो किसी लिक्विड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है डेंसिटी पर, डायमीटर ऑफ ट्यूब एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। अब इसके लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नया यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्मॉल के विच इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये जो के है दैट इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट का नाम है। रेनॉल्ड्स प्रूव दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग इन द ट्यूब इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या है? लेट्स सी फ्रॉम द डायग्राम। तो देखिए ये जमीन है और ये टॉप लेयर है। तो जमीन के जो करीब लेयर होती है वो धीरे चल रही होती है और जो दूर लिक्विड की लेयर होती है वो तेज चल रही होती है। तो हर एक लिक्विड की लेयर दूसरी लिक्विड की लेयर के साथ जुड़ी होती है। तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर से धीरे चल रही होती है जिसकी वजह से ये ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करती है। This is called viscosity. So what is viscosity? The inherent property of a liquid by virtue the different layer या the layer adjacent to other opposes the relative motion among them, that is called viscosity. अब देखिए viscosity क्या? सिर्फ definition याद करनी है। The property of a liquid by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layer is known as viscosity. किसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसकी दो एडजेसेंट लेयर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? मान ली लिक्विड की दो लेयर हैं जिनके बीच की दूरी डेल्टा जेड है। ऊपर वाले की वेलोसिटी है vx प्लस डेल्टा vx और नीचे वाले की वेलोसिटी vx। मतलब ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से डेल्टा vx ज्यादा तेजी से चल रही है। तो डेल्टा vx अपॉन डेल्टा z इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो the rate of change of velocity with distance perpendicular to the direction of flow is called velocity gradient. आप ऐसे भी लिख सकते हो the rate of change of velocity with distance perpendicular to the direction of flow that is delta vx upon delta z is called velocity gradient. Important है, definition याद कर लें। अब कह रहे हैं velocity of एक आता है viscous force। अब viscous force क्या है? देखिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट एरिया। जो विस्कस फोर्स होता है दो लेयर के बीच जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स दोनों लेयर के सरफेस एरिया जो कॉन्टैक्ट में है उसके प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा विस्कस फोर्स उतना ज्यादा होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कस फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो F इज इक्वल टू क्या आया? a डेल्टा vx अपॉन डेल्टा z। एक नया फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू प्लस माइनस ईटा a डेल्टा vx अपॉन डेल्टा z। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स वेयर ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू लेयर्स हैविंग द यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन देम। मतलब विस्कस फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस विस्कस फोर्स के बराबर है जो दो लिक्विड के लेयर के बीच एक्ट करता है जबकि उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट यूनिट हो और वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिटी हो।
नेक्स्ट आते हैं इफेक्टिव फोर्स ऑन अ बॉडी फॉलिंग इन अ लिक्विड दैट इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ क्या है, देखिए, विस्कस फोर्स लिमिट्स द स्पीड ऑफ द बॉडी फॉलिंग इन द लिक्विड। ठीक, अब स्टोक्स ने क्या कहा, स्टोक्स शोज दैट इफ अ स्मॉल स्फीयर of radius r is moving with the terminal velocity v through a perfectly homogeneous medium। अगर किसी लिक्विड जो होमोजीनियस है उसमें कोई स्फेरिकल बॉल गिरे तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है, ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंशन, देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। मतलब कोई स्फीयर अगर किसी इन्फिनिट साइज के किसी लिक्विड में जो होमोजीनियस हो गिरे तो उस पर जो विस्कस फोर्स होगा वो क्या डिफाइन करेगा, दैट इज 6 पाई ईटा RV, वेयर ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड V इज दैट वेलोसिटी बाय विच द बॉल इज फॉलिंग। नेक्स्ट आते हैं कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अगर कोई स्फेरिकल बॉल किसी लिक्विड में गिर रही हो तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए पहले डायग्राम समझते हैं। मान लेते हैं एक बॉडी है जो v कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, उस पर नीचे की तरफ वेट एक्ट करेगा, दैट इज mg। अब अगर हम वेट को थोड़ा इलैबोरेट कर दें तो वेट होता है mg, g यहां रखती है, m क्या होता है, दैट इज मास, मास क्या होता है, वेलोसिटी इनटू मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब देखिए ऊपर की तरफ लगेगा विस्कस फोर्स दैट इज 6 पाई ईटा RV, नीचे की तरफ टोटल वेट, तो टोटल फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगने वाले बॉल का वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो बॉल का वेट क्या होगा, बॉल का वेट निकालने का तरीका क्या, मास इनटू ग्रेविटी। अब बॉल का मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो देखिए बॉल की वॉल्यूम और डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r3, ये हो गया वॉल्यूम, और बॉल जिस मटेरियल की बनी है उसकी डेंसिटी है रो, इनटू जी अगर हम कर दें तो दैट इज 4/3 पाई r³ रो जी, ये हो गया वेट ऑफ द बॉल नीचे की तरफ। अब इस पे अपथ्रस्ट किस तरफ लगेगा, ऊपर पे तरफ। अपथ्रस्ट किसी बॉडी द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। अब जितना बॉल का वॉल्यूम है उतना लिक्विड का भी वॉल्यूम होगा, तो कितना वॉल्यूम हटाएगा, दैट इज 4/3 पाई r³। अब 4/3 पाई r³, ये तो वो लिक्विड का वॉल्यूम हो गया जो हटाया गया। अगर हम उसमें लिक्विड की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड की डेंसिटी क्या है, दैट इज सिग्मा, तो दैट इज 4/3 पाई r³ सिग्मा जी, ये हो गया अपथ्रस्ट। तो नीचे की तरफ टोटल फोर्स क्या लगेगा, वेट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स डाउन माइनस अपथ्रस्ट। सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/3 पाई r³ रो माइनस सिग्मा जी। अब इसको यहां समझते हैं हम लोग। देखिए effective downward force, that is weight of the ball minus upward thrust, weight of the ball, that is volume of the ball into density of the ball into gravity, minus weight of thrust, weight volume of the ball या volume of the liquid space, density of liquid into gravity। g बाहर ले लें, v बाहर लें तो v ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा जी। v क्या है, 4/3 पाई r³ रो माइनस सिग्मा जी, ये नीचे की तरफ हो। ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स है, दैट इज 6 पाई ईटा RV। विस्कस फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, दैट इज 6 पाई ईटा RV। ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा तभी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी। तो 6 पाई ईटा RV किसके बराबर होगा, 4/3 पाई r³ रो माइनस सिग्मा जी। सॉल्व करते हैं v के लिए तो v बराबर बचेगा 2/9। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ 2 बचा, ये 3 नीचे भेज देंगे तो 2/9 आ गया। r³ कैंसिल हो गया, r² बचा, ईटा को नीचे भेज दिया, रो माइनस सिग्मा जी एज इट इज रहा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो v बराबर क्या होगा, 2/9 r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल आ गया। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, मतलब है व्हेन एन आइडियल लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन, स्ट्रीमलाइन मोशन में चलता है थ्रू अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ऐसे पाइप या ऐसे ट्यूब में जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, देन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी पॉइंट पर जो ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका, एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द सेम,
मतलब जो लिक्विड की वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट किसके साथ, क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहीं पर भी लेंगे। मतलब किसी ट्यूब के अंदर अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है और ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, तो उसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी और उस पॉइंट पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। शॉर्ट में समझें तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, A1V1 बराबर A2V2। ठीक, इसमें और कुछ हमें नहीं पढ़ना, प्रूफ नहीं पढ़ना है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सीधे स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग ये याद कर सकते हैं, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अच्छा, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे पाइप दबा हुआ है तो यहाँ वेलोसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो जहां पाइप का एरिया कम होता है वहां वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं बर्नौलीज थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट और इसकी प्रूविंग दोनों करनी है। When an incompressible and non-viscous liquid और गैस, दोनों के लिए वैलिड है, कोई आइडियल लिक्विड या गैस जब स्ट्रीमलाइन मोशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन एट एवरी पॉइंट इट ऑन इट्स पाथ द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसी लिक्विड की टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब लिक्विड में कितनी तरह की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इन तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट आता है। तो दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। स्टेटमेंट के साथ ये फॉर्म लिखना जरूरी है। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, हाफ, रो मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, V इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, रो इज डेंसिटी, G इज ग्रेविटी एंड H इज द हाइट ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन। ठीक, ये कांस्टेंट होता है। अब इसकी प्रूविंग देखते हैं। प्रूविंग के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है A1 और यहां पर है A2। इस क्रॉस सेक्शन के सेंटर की जमीन से दूरी H1 है और इसकी H2 है। यहां पर जो लिक्विड में प्रेशर है वो P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है। यहां पे जो लिक्विड एंट्री कर रहा है वो V1 और यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है वो V2। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1V1 बराबर क्या होगा, A2V2। अब हम लोग आते हैं कि यहां पर लिक्विड में जो काम किया गया और यहां पर जो लिक्विड पे काम हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, वो टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो शॉर्ट में समझते हैं, वर्क डन पर सेकेंड ऑन अ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब एट x, ये x है। x में जो ट्यूब में जो लिक्विड इंटर कर रहा है उस पर हमने कितना काम किया, दैट इज फोर्स इंटू डेंसिटी। फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर अपॉन प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह ये लिख देंगे प्रेशर P1 इंटू एरिया दैट इज A1, और डिस्टेंस यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगी, वेलोसिटी के बराबर, वेलोसिटी इज V1। तो यहां पर जो लिक्विड इंटर कर रहा है उस पर काम कितना होगा, P1 A1 V1। इसी तरीके से यहां पे जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उस पर काम कितना होगा, दैट इज P2 A2 V2। नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड। अब कॉमन सेंस है, यहाँ की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ की एनर्जी कम है, तो यहाँ का वर्क ज्यादा होगा, यहाँ का वर्क कम होगा। तो डिफरेंस द नेट वर्क ऑन द लिक्विड, लिक्विड पे जो टोटल काम हो वो क्या है, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब हम जानते हैं दैट इज A1 V1 बराबर क्या होता है, A2 V2। अच्छा, A1 V1 बराबर A2 V2, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से निकला। बट डायग्राम से देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड इंटर्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मतलब जितना मास इधर से एंट्री करेगा उतना ही मास लिक्विड का बाहर निकल जाएगा। तो A1 V1 और A2 V2 की जगह m अपॉन रो लिख देंगे हम। तो देखिए, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 m अपॉन रो। ठीक, अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के फॉर्म में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड एंटरिंग एट x इन 1 सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m V1 स्क्वायर, और y पर क्या होगी, हाफ m V2 स्क्वायर। अब देखिए, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, देखिए यहां की वेलोसिटी ज्यादा है यहां की कंपैरिजन में, जितना मास यहां इंटर कर रहा है उतना मास यहां से निकल रहा है। तो अगर V2 V1 से बराबर बड़ा है तो यहां की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m बाहर ले लिया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब हम पोटेंशियल एनर्जी पे, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी अगर राइज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, वो फॉल करेगी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, देखिए यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh1, और यहां की पोटेंशियल एनर्जी mgh2। अब अगर यहां की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी।
So this is the higher potential and this is lower potential. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg ब्रैकेट h1 माइनस h2. अब नेट एनर्जी, नेट इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि लिक्विड बहता हुआ बाहर निकल रहा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2, ये टोटल एनर्जी है. और ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर. क्यों, हम लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. तो वर्क डन क्या था, P1 माइनस P2 m अपॉन रो. चेंज इन एनर्जी क्या है, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2. m देखो यहां पर भी और यहां पर भी, ये लेके कॉमन कट कर देंगे, रो का मल्टीप्लाई कर दिया तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो ब्रैकेट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस रो g h1 माइनस h2. ओपन कर देते हैं और जो निगेटिव वाले टर्म है वो इधर ले आते हैं और इधर का निगेटिव टर्म उधर ले जाते हैं. तो हमारे पास आंसर आता है P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2. तो मतलब ये क्या, किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, यही बर्नौलीज की थ्योरम थी. ये देखिए, तो P ब्रैकेट P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये बर्नौलीज थ्योरम. अब किसी बहते हुए लिक्विड में तीन तरह की एनर्जी होती है, उसको हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड. तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड. अगर बर्नौलीज की इक्वेशन में पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, P अपॉन रो जी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मतलब किसी आइडियल लिक्विड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है तो उसकी तीनों तरह के हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड का सम कांस्टेंट रहता है. P अपॉन रो जी इज कॉल्ड प्रेशर हेड, v स्क्वायर अपॉन 2g इट इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड एंड h इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड. नेक्स्ट आता है मैग्नेस इफेक्ट. देखिए मैग्नेस इफेक्ट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमते हुए या कहें रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है तो वो एयर को कट करता है. तो एयर को कट करने की वजह से क्या होता है, वो अपने पाथ को कर्व शेप में घुमा देता है. दिस इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट. तो मैग्नेस इफेक्ट क्या है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ एयर अबव द बॉल इज रिड्यूस्ड एंड दैट बिलो द बॉल इज इंक्रीज्ड. Hence, according to the Bernoulli's theorem, the pressure above the ball increases and that below the ball decreases. This pressure difference exerts a force on the ball due to which it moves along the curved path. ऊपर का प्रेशर कम हो जाता, नीचे का बढ़ जाता, तो इसकी वजह से वो कर्व पाथ में घूमती है. This effect is known as Magnus effect. Next आता है velocity of efflux of a liquid. अब ये क्या, मान लीजिए टंकी में एक होल कर दें तो होल से जब पानी निकलता है तो वो एक कर्व शेप में घूमता है. तो हमें इस निकलते हुए पानी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. मान लीजिए लिक्विड के फ्री सरफेस से बॉटम तक की दूरी कैपिटल H है और इस एफ्लेक्स होल की सरफेस से दूरी H है. तो ये दूरी कितनी होगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h. अब देखिए बर्नौलीज की थ्योरम लगाते हैं तो यहां पर टोटल एनर्जी और यहां पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए बर्नौलीज के थ्योरम के हिसाब से. तो यहां का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज P. क्योंकि यहां पे लिक्विड चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो यहां की वेलोसिटी क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो. यहां पे जो लिक्विड है उसकी प्रेशर एनर्जी क्या होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रो जी कैपिटल H. अब यहां पर हम बर्नौलीज की थ्योरम लगाते हैं. प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज P. माना v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है तो हाफ रो v स्क्वायर प्लस, अब यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये H है और ये स्मॉल h है, तो ये दूरी क्या बचेगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h. अब हम देखते हैं P से P कैंसिल हो जाता है. ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच. रो से रो कैंसिल हो गया तो v इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 2gh. सो वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स क्या आ गई, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh. होल फ्री सरफेस से जितना दूर होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी उसकी. अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल में. वाटर इमर्ज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एट अ रेट ऑफ 30 लीटर्स पर मिनट.
एक वाटर है किसी हॉरिजॉन्टल पाइप से निकल रहा है और निकलने की जो उसकी रेट दी गई है दैट इज 30 लीटर पर मिनट, एक मिनट में 30 लीटर पानी निकल रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट अ पॉइंट इन द पाइप वेयर द रेडियस ऑफ पाइप इज 2 सेंटीमीटर। हमें पाइप की वेलोसिटी लिक्विड की वेलोसिटी बतानी है उस पाइप में जहां पर उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए लेट A1 बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इमर्जिंग एंड ऑफ द पाइप। माना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और वहां पे वेलोसिटी कितनी है V1। तो हम जानते हैं A1 V1 मतलब एक मिनट में कह रहे हैं ना, तो A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, V1 क्या है एक मिनट में चली गई दूरी, वो किसके बराबर होगा 30 लीटर। मतलब A1 V1 बराबर क्या होगा 30 लीटर पर मिनट। अब इसको लीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 30 लीटर बराबर 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब और मिनट को सेकंड में चेंज करें दैट इज 60। तो हमारे पास क्या है A1 V1 बराबर क्या है 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम पानी निकल रहा है। अब A2 बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप वेयर द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। A2 हमारे पास दिया गया, V2 निकालना है। फॉर्मूले के हिसाब से A1 V1 बराबर क्या होता है A2 V2। A1 V1 की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 10⁻³ तो लगा देते हैं। A1 हमें निकालना है, देखिए A1 क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R2, R क्या है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे 2 इंटू 10⁻² मीटर और इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12.56 इंटू 10⁻⁻4 जो हम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज वैल्यू। तो V2 बराबर क्या आया A1 V1 की वैल्यू रख देंगे, डिवाइड कर देंगे 12.56 इंटू 10⁻⁴ से। आंसर क्या है 0.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल द वेलोसिटी हेड ऑफ अ स्टीम। वेलोसिटी हेड का मतलब v²/2g ऑफ वाटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम का मतलब हुआ h रो जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मरकरी की डेंसिटी और हाइट हमें दी गई है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द इन द स्ट्रीम, हमें वेलोसिटी बतानी है इसकी। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी दी गई है 13.6, टेक g इज इक्वल टू 9.8। अब देखिए वेलोसिटी हेड क्या होता है v²/2g। ये किसके बराबर दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे दैट इज 0.2 मीटर ऑफ मरकरी, तो दैट इज इक्वल टू 0.2। अब मरकरी की डेंसिटी क्या होती है 13.6 मीटर दैट इज ऑफ वाटर। ठीक, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, अगर हम स्क्वायर रूट उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट 0.2 इंटू 13.6 इंटू 2g उधर जाएगा तो 2 इंटू 9.8 सॉल्व करते हैं दैट इज 7.3 मीटर पर सेकेंड। ये चैप्टर खत्म हो गया और इस यूनिट में इस चैप्टर की भी न्यूमेरिकल आएंगे।